अरे टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? हाँ मैम, टर्शियरी सेक्टर तो वो वाला सेक्टर होता है जो दोनों, एक मिनट, it is the activity that provides from, अरे यार क्या होता है, हिंदी में बता दो, कोई बात नहीं, अभी 8 महीने हैं लिखने के मतलब लिए। हेल्प करता है, it's the activity that provides help both to the primary and secondary sector. ओके गुड। देखो अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं एकदम बेसिक, एकदम बेसिक। पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि पूछ ही लेंगे एमसीक्यू में वो है कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी 10 बार बता चुके, डेवलपमेंट के चैप्टर में भी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी भी आ सकता है, ये भी पूछ सकते हैं कि जीडीपी मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस यानी पूरा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब जो कंट्री के अंदर बनता है, प्रोडक्ट मतलब फाइनल गुड्स, ठीक है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू को ही जीडीपी कहते हैं। इन अ वे जीडीपी नेशनल इनकम के बराबर होती है। तुम 1 लाख रुपए रखो या 1 लाख रुपए का सामान, बात तो सेम ही है ना, समझ गए? यस। और मैं 1 लाख रुपए रखे हो या 1 लाख रुपए का सामान, बात तो एक ही है। तो हम जब जितना बनाते हैं उसी को बेच के पैसा कमाते हैं, फंडा समझ गए ना। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड जीडीपी, याद रखना है ये, ठीक है। यहीं पर ये लिखा हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट नहीं कि बोल रहे हो पूरा साइकिल का पैसा भी जोड़ लिया और फिर उसका पहिए का पैसा भी जोड़ लिया, बॉल बेरिंग का पैसा भी जोड़ लिया और एक साइकिल में 5 साइकिल का पैसा जोड़ लिया। कैसे? ये सबसे बड़ी फ्लॉ है ना भाई। क्या हुआ जीडीपी में, तुमने बोला कि जीडीपी में हमने, मान लो कि हमारी एक जीडीपी घर की है, एक साल में 10 साइकिल बनती है। जिस इंसान ने केवल 10 साइकिल का वैल्यू जोड़ा, एक साइकिल की वैल्यू 5,000, 10 साइकिल की वैल्यू 50,000, उसका जीडीपी 50,000 है। यानी वो इंसान अपने घर में एक साल में 50,000 रुपए कमा रहा है। तुमने क्या करा, तुमने बोला मेरी 5,000 की साइकिल, 500 के 2 पहिए, फिर 500 के 500 का चेन, 500 के हैंडल, ऐसे करके तुमने 2-3 हजार का सामान और जोड़ लिया। अब तुम्हारी 5,000 की साइकिल, तुमने पहिए का पैसा भी उसमें जोड़ दिया कि मैंने पहिए भी तो लिए थे अलग से, समझ गए। फाइनल के साथ इंटरमीडिएट गुड्स का पैसा भी जोड़ लिया तुमने, तो तुम्हारे हिसाब से एक साइकिल 8,000 की हो गई। और तुमने फिर कितनी साइकिल बना रहे हो, 10, तुम्हारी इनकम आ गई 80,000। तो ये 80,000 रियल इनकम है या तुमने एरर किया है जोड़ने? एरर। एरर किया है, क्योंकि पहिए कितने के भी खरीदे हो, फाइनल साइकिल जितने की बिकेगी पैसा तो उतना ही माना जाएगा। फाइनल साइकिल 5,000 की बिक रही है तो पैसा 5,000 माना जाएगा, लेकिन तुमने कैलकुलेशन में से 8,000 ले लिया, क्योंकि साइकिल के अलावा उसमें जो जो छोटा सामान लगा है सबको तुम जीडीपी में काउंट कर रहे हो। तो जीडीपी में बीच की चीजें नहीं काउंट होती, फाइनल चीजें काउंट होती। फाइनल यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी कंट्री में प्रोड्यूस हुई है, सारे सेक्टर्स की, एक अकेला ना सर्विसेज ना मैन्युफैक्चरिंग, हर एक सेक्टर का सब चीज मिला दो, वो सब मिलके जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज निकलता है उसको बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। नॉर्मली 1 ईयर पे काउंट होता है, यानी इसलिए 1 ईयर बाय डिफॉल्ट बताने रही हूँ। यानी वैल्यू ऑफ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर इज अ जीडीपी, ठीक है। अब जीडीपी क्या होता है, वैसे तो हम पूरे ईयर का देखते हैं, लेकिन जब एक्चुअली हम टेबल बनाते हैं तो कुछ ऐसा सा बनाते हैं। मान लो ये पूरा जीडीपी है, फिर में देखते हैं एग्रीकल्चर से कितना आया, मैन्युफैक्चरिंग से कितना आया, उसके बाद सर्विसेज से कितना आया, समझ गए। तो 3 सेक्टर्स का हम देखते हैं कि हर एक सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन आया। तो जीडीपी की ओवरऑल वैल्यू होगी बेटा 100, सबको पता है ना, 100 होगी ना टोटल। तो जीडीपी यानी हर एक फाइनल परसेंटेज में निकाली जाएगी। तो ऐसा मानने में पता चला कि सर्विसेज सेक्टर की 70% है, यानी जितनी भी चीजें हम बनाते हैं उसमें 70% चीजें हम सर्विस सेक्टर से बनाते हैं। फिर उसके बाद ऐसे कुछ 15-18% हमारी हो गई मैन्युफैक्चरिंग से, 12% एग्रीकल्चर से। तो इसको बोलते हैं 12, 18 और ये जो 70 लिखा है ये सेक्टर वाइज जीडीपी है, समझ पा रहे हो। हर एक सेक्टर की जीडीपी को ऐड कर दोगे तो टोटल कंट्री की जीडीपी बन जाएगी, है कि नहीं। यानी यस एक सेक्टर ने एक साल में कितना कमा के दिया या कितना प्रोड्यूस करके दिया। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमने 100 सामान बनाए तो उसमें 12 सामान एग्रीकल्चर ने दिया, 18 मैन्युफैक्चरिंग ने दिया और 70 हमें सर्विसेज ने दिया। तो ये सेक्टर वाइज जीडीपी है कि हर एक सेक्टर ने में क्या कंट्रीब्यूट किया। तो ये बताओगे, अगर तुम्हें हालत देखनी होगी कि सेक्टर की खस्ता चल रही तो सेक्टर वाइज जीडीपी से पता चल जाएगा। अरे पता चल जाएगा कि नहीं। यस मैम।
फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ये कह दो कि भाई आपका सेक्टर तो ऐसा है कि आप क्लेम करते हैं कि आप 50% लोगों को रोजगार देते हैं, तो सोचने की बात तो है कि अगर 50% लोगों को रोजगार देते हो तो जीडीपी भी 50% के आसपास होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? यस मैम। फिर से सोचो, सोचने वाली बात ये कि मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे घर में टोटल इनकम आती है 5,000 रुपए, तो तुम ये भी तो पूछोगे कि आपके घर में रहते हैं 5 लोग, अगर पांचों लोग 1,000 रुपए कमाते हैं तब भी 5,000 बनेगा। 5, तो यही तो बात कह रही हूँ, पूरी कंट्री में 5 मान लो पूरी कंट्री में 5 ही सेक्टर है, जिस तरह एक घर में 5 लोग होते हैं, तो अगर एक घर से इनकम टोटल 5,000 रुपए है तो उसके कई कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन होंगे ना, केवल 5,000 को देख करके क्या ये बता दो कि कौन कितना कमाता है? नहीं बता सकते ना। अगर एक घर का इनकम 5,000 रुपए है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितना है कि हो सकता है एक इंसान 5,000 कमाता हो, बाकी 4 निकम में कुछ करते ही ना हो, या ये भी पॉसिबल है कि पांचों लोग 1,000 कमाते हो, यानी सारे लोग इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। तो अगर तुम्हें डिटेल में देखना है कि घर के अंदर क्या चल रहा है, तो तुम्हें हर एक इंसान का इनकम देखना पड़ेगा ना। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो तुम्हारा 5,000 आया, आखिर ये आया कैसे है। सेम चीज कंट्री में होता है, पूरे कंट्री का जीडीपी है, लेकिन मान लो कि पूरा का पूरा जीडीपी सर्विस सेक्टर से ही आता है, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सब दिल बटे सन्नाटा ही चल रहा है, तो क्या वो कंट्री का हालत ठीक है? नहीं ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर और बाकी लोग में जो लोग काम कर रहे होंगे लॉस में जा रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखें कंट्री में कितना है, सबका ऐड करेंगे तो टोटल ही बनेगा, लेकिन अगर अंदर का देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कि किस सेक्टर का बढ़िया हालत चल रहा है, किस सेक्टर का खस्ता हालत चल रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस। समझ पा रहे हो? अरे समझ आ रहा है? यस मैम। पक्का? नहीं तो फिर से सुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कंट्री एक साल में जो कुछ भी प्रोड्यूस करती है वो क्या केवल, अच्छा बताओ, पूरी कंट्री में जो कुछ भी पैदा होता है क्या केवल एग्रीकल्चर से होता है पूरे साल में? नो हर मैम। सेक्टर से आता होगा, No, ma'am. ठीक है। हर एक सेक्टर से जितना आता होगा उसकी वैल्यू लिखनी है, समझ गए? तो सब सेक्टर का जो हर एक सेक्टर ने जितना पैसा दिया, एग्रीकल्चर ने दिया, मैन्युफैक्चरिंग ने दिया, टर्शरी सेक्टर ने दिया, क्वार्टरली सेक्टर ने दिया, डेयरी से आया, मिल्क से आया, जितना पैसा हर जगह से आया उन सबको समेशन कर देंगे तो फाइनल जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी एक साल में पूरी कंट्री ने जितना कमाया, करेक्ट? उसमें अगर हर एक सेक्टर का तुम देखोगे तो उसको ही तो सेक्टर वाइज जीडीपी बोलेंगे कि हर एक सेक्टर ने कितना दिया। तो वो बात केवल मैं बोल रही हूँ कि जब हमें कहीं भी सेक्टर्स को आपस में वो करना होता है कंपेयर, तो हम आराम से सेक्टर वाइज जीडीपी देख सकते हैं। सेक्टर वाइज जीडीपी देखेंगे हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेक्टर कंट्री में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा सेक्टर कंट्री में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब हमने देखा तो हमारे पास टोटल जब हमने कंट्रीब्यूशन देखा तो तकरीबन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम आया। अच्छा, हमें पता कैसे चला कि एग्रीकल्चर की हालत खराब है? ऐसे ही तो पता चला कि जब हमने पूरी कंट्री का जीडीपी का वैल्यू देखा कि पूरी कंट्री ने 100 रुपए कमाए, तो हमने सोचा कि भाई एग्रीकल्चर तो बहुत बड़ा सेक्टर है, 50% लोगों को ये देता है रोजगार, पे से ज्यादा पैसे आने चाहिए। लेकिन पता चला कि वो एग्रीकल्चर 100 रुपए में केवल 12 रुपए ही हमको दे रहा है। तो यानी कि ये एग्रीकल्चर अच्छी हालत में नहीं चल रहा है, इतने सारे लोग इसमें काम करते हैं फिर भी ये हमारी कंट्री को केवल 12 रुपए ही दे रहा है। समझ गए? तो यानी एग्रीकल्चर की सिस्टम ठीक नहीं है। किसको इतना लिंक समझ में आ गया है? मैम मुझे हम आ गए। क्वेश्चन है। ये लॉन्ग आंसर में काम आएगा जब लोग बोलेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या चल रही है, कैसे कंपेयर करोगे, तब तुम बोलोगे कि ये प्राइमरी सेक्टर है, इट इज गिविंग जॉब टू almost 50% of the workforce is working in agriculture sector. Still the contribution of agriculture sector is very minimum to the GDP, है कि नहीं? तो हालत खराब चल रही है सेक्टर की, बस इतना पॉइंट समझा रही। हाँ बोलो बेटा। मैम मुझे क्वेश्चन ये था कि सिंस एग्रीकल्चर में लेट्स से उन्होंने आटा बनाया, उगाया, बेसिकली वीट उगाई, पर वो वीट तो बन गई बिस्किट, तो फाइनल जीडीपी में तो सिर्फ बिस्किट काउंट होगी। तो मैम बिस्किट क्यों काउंट होगी? मैम फाइनल गुड काउंट होगा ना।
क्यों? गेहूं का आटा नहीं बनता सारी, जिस गेहूं का बिस्किट बना होगा केवल उसका बिस्किट काउंट होगा ना। हम पर वो भी तो कोई सब्सटैंशियल अमाउंट होगा। हाँ होगा सब्सटेंशियल अमाउंट, नो डाउट। मैम तो फिर उस हिसाब से तो फिर हो सकता है एग्रीकल्चर और भी बहुत कुछ उगा रहा हो, पर वो सब कुछ सेकेंडरी या टर्शरी के अंडर आ रहा हो। नहीं, फाइनल फाइनल हम पूरी कंट्री ने कितना पैसा कमाया ये चीज देखने के लिए हम यूज करते हैं कंट्री की फाइनल जीडीपी। लेकिन एग्रीकल्चर की जब हम सेक्टर वाइज जीडीपी निकालते हैं तो हम एग्रीकल्चर का टोटल प्रोडक्ट देखते हैं, पूरा पूरा एग्रीकल्चर से कितना प्रोड्यूस हुआ, उसमें कितना कहाँ गया वो बात की बात है। उतना एग्रीकल्चर से मान लो ढेर जितना भी प्रोड्यूस हुआ उस सबको उठाया, उस प्रोडक्शन के बेसिस पे कंट्री ने कितना पैसा कमाया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में जाके कमाया हो चाहे प्राइमरी में कमाया हो, सब पैसा कमा करके हम ये देखते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट इतना निकला बट उसके थ्रू पैसा हम इतना ही 12 रुपीज ही कमा सकते, वो सेक्टर वाइज जीडीपी में काउंट होता है। ब्लैंकेट कैलकुलेशन नहीं है कि जितना आया उसको बाय 3 डिवाइड कर दिया, ऐसे अंदर का कैलकुलेशन नहीं होता, समझ गए। बाहर का कैलकुलेशन तो सिंपल है कि जीडीपी का मतलब ये है कि फाइनल गुड्स की वैल्यूज हमें देखनी है, उससे हमें पता चलेगा कि कंट्री ने कितना पैसा कमाया। लेकिन सेक्टर वाइज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेक्टर वाइज कैलकुलेट हम ऐसे करते हैं कि एक सेक्टर ने जितना पैसा जनरेट करने में हेल्प किया वो किसी भी फॉर्म में किया हो, तो जब आप ओवरऑल पैसा देखोगे तो उसमें देखोगे कि तुमने जितना भी पैसा कमाया उसमें हर 100 रुपए में 70 रुपए तुमने सर्विसेज को बेच के कमाया, ठीक है। एग्रीकल्चर का कुछ 2% 4% कॉन्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग में गया होगा, बट मैन्युफैक्चरिंग में केवल फूड थोड़ी ना आता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में कार आता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आती है, तो उसमें एग्रीकल्चर का माइनर कॉन्ट्रीब्यूशन है जो इंटरमीडिएट में गया हो, कितना बिस्किट खा लेगा आदमी, सोचने वाली बात है ना। कंट्री के इतनी बड़ी कंट्री के हिसाब से वो नेग्लिजिबल कैलकुलेशन है, तो 2-4 1-2% का एरर तो वो लेके चलते ही है। लेकिन अगर ये है कि इतना बड़ा सेक्टर है उसके बाद भी 10% ही केवल पैसा दे रहा है, तो ये एक सोचने वाली सिचुएशन है, समझ गए। बाहर से कैलकुलेशन केवल इतनी है कि अगर हमारी कंट्री में जितना भी हम पैसा कमाते हैं तो किस सेक्टर से कमाते हैं सबसे ज्यादा, तो सोचने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा पैसा हम सर्विसेज सेक्टर से कमाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हमें पैसा वहीं से मिलता है। फिर बात ये आई कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आप कितना कमाते हैं, सोचने वाली बात ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हम कम पैसा कमाते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन ये इतना पैसा हमारी कंट्री को जनरेट करके देता है, और यही रीजन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत खराब चल रही है, सिंपल। उसमें जो लोग काम करते हैं भाई, वो सेक्टर जब बेटा पैसा ही कम जनरेट करता है तो सैलरी भी कम देगा ना, समझ गए। जो सेक्टर पैसा ही कम कमाता है, अब ऐसा तो नहीं है कि सर्विसेज वाले अपना पैसा उठा के एग्रीकल्चर वालों को दे देंगे। जो सेक्टर जितना भी पैसा कमाता है, फॉर एग्जाम्पल सर्विस वाला सेक्टर कमाता है 70 रुपए, लेकिन सर्विस में काम ही 10 लाख लोग कर रहे हैं, तो ये 70 रुपए जो है ये 70% जो पैसा है ये 10 लाख लोगों में बट रहा होगा। सिमिलरली एग्रीकल्चर में 50% लोग काम कर रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर केवल 12 रुपए ही कमा रहा है, यानी 12% ही कमा रहा है, तो देखो ना क्या हालत हो जाएगी लोगों की। सोचने वाली बात है ना, जो सेक्टर जितना पैसा कमाता होगा उतना ही तो बांटेगा अपने एम्प्लॉइज को। इससे कंट्री की हेल्थ देखने में मतलब थोड़ा हेल्प मिलता है कि कैसे हम कंट्री को देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये देखा कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर इतना बढ़िया है कि कंट्री के केवल 10% लोग ही एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कंट्री में 100 लोग रहते हैं केवल 10 लोग एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन कंट्री 90 रुपए जनरेट करता है, समझ गए, यानी 9 गुना है, जितना लोग काम करते हैं उनसे 9 गुना वो जनरेट करते हैं। 10% लोग काम करते हैं, रेवेन्यू 90% जनरेट करते हैं, यानी वो उस सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। कम लोग भी काम कर रहे हैं लेकिन बहुत पैसा निकल रहा है। हमारी कंट्री में ये हालत सर्विसेज सेक्टर की, उसमें कम लोग काम करते हैं लेकिन वो पैसा बहुत जनरेट करती है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे 50% लोग काम करते हैं लेकिन वो पैसा जनरेट नहीं करती, समझ गए। ये चैलेंजेस है सेक्टर्स में, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में ही पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर बेसिक एमसीक्यू बन सकती है कि कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा जिसका जो ग्रोथ है वो कम है। आएगा 3-4 चीजें, तो ये चीजें दिमाग में रहेंगी उस वक्त कि जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका हो जाएगा, एग्रीकल्चर का अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। याद रखने वाली बात इतनी याद रखो, इसमें थ्योरी जैसी कोई चीज है। अब हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, इसका कुछ it has been generally noticed that the initial stages of the development primary sector is at the most important। कहने वाली बात यह है कि सोसाइटी जब नई नई बन रही होती है, जैसे जब हम आदिकाल के युग से अगर चलना शुरू करें एकदम इनिशियल स्टेजेस में, तब कोई वो सब इंडस्ट्रीज वगैरह तो थी नहीं, यानी इनिशियली जो हड़प्पन पीपल या उसके बाद के लोग थे वो बेसिकली एग्रीकल्चर ही करते थे। तो जब भी हम कहीं डेवलपमेंट देखते हैं तो स्टार्टिंग के स्टेजेस में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, यानी प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो
पहले के टाइम पे जिसके पास खेती के लिए लैंड ज्यादा था, या जिसके कंट्री में माइंस मिनरल ज्यादा पाए जाते थे, या जिस कंट्री में मछलियां वगैरह ज्यादा उगती थी, वो ज्यादा रिच कंट्री था, क्योंकि तब ये सर्विसेज, इंटरनेट की सब चीजें थी ही नहीं। तो जिसके पास रिसोर्स ज्यादा था वो ज्यादा अमीर था। As a method of farming had changed, agriculture sector began to prosper. Many people to take up the activities. फिर धीरे धीरे क्राफ्ट ट्रेडिंग बढ़ती गई, एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे प्रॉस्पर होने लगा। धीरे धीरे फिर बाइंग और सेलिंग बढ़ती गई, और ट्रांसपोर्ट, आरपी, ये सारी चीजें भी बढ़ने लगी सोसाइटी में। लेकिन दिस इज मतलब जो यानी अर्बन एरिया आया, एरा आया, जिसमें बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज वगैरह में लग गए, उसमें भी बहुत सारी जो गुड्स थी वो नेचुरल प्रोडक्ट से ही बन रही थी। यानी प्राइमरी सेक्टर भी में सबसे ज्यादा लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे थे बहुत लंबे टाइम तक। ओवर अ पीरियड ऑफ 100 इयर्स नए नए मेथड आ गए मैन्युफैक्चरिंग के, फैक्ट्रीज बनने लगी, स्टार्टअप एक्सपैंड मतलब और बढ़ने लगी आगे की तरफ। जो कि पहले फिर क्या होने लगा, जो लोग फार्म में काम करते थे वो लोग अब फैक्ट्रीज में काम करने लगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये फैक्ट्रीज और सामान को और चीप रेट्स पे बनाने लगी। तो सेकेंडरी सेक्टर धीरे धीरे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गया, और उसमें ज्यादा लोग काम करने लगे। अरे देख पा रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. स्टार्टिंग के टाइम पे जब कहीं कोई फैक्ट्री नहीं थी, सब लोग क्या करते थे? खेती। एग्रीकल्चर। धीरे धीरे जब तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट खेती में होता था, जिसके पास ज्यादा लैंड होती थी वो ज्यादा उगा पाता था, तो ज्यादा बेच पाता था। तो सिंपल था फंडा, ज्यादा उगाते हो ज्यादा रिच हो। धीरे धीरे फैक्ट्रीज बनने लगी, छोटे से माल से बड़ी चीजें जनरेट होने लगी। तो एक चीज से तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे फिर वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगे, क्योंकि फैक्ट्रीज में वो लोग चीप रेट पे सामान बनाने लगते हैं। उनका सामान और महंगा भी, मतलब कम ज्यादा सारा सामान बना लेते हैं जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम है। तो इस केस में जो लोग इंडस्ट्री चलाते थे वो रिच हो गए, तो जो लोग एग्रीकल्चर वाले थे वो कम पैसा कमाते थे। तो धीरे धीरे ये लोग शिफ्ट होकर के एग्रीकल्चर करने लगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैन्युफैक्चरिंग बड़ा सेक्टर बन गया। शायद समझ ना पाओ तो अब रट लो। हर एक कंट्री में एक इकोनॉमिक स्टेज आती है। इकोनॉमिक स्टेज का मतलब ये होता है, ये होता ही होता है, होता ही होता है, वो आसान है पढ़ना। यानी कोई भी कंट्री सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ती है आगे। बनी बात है। जब किसी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होने लगता है, तो डेवलप होते होते एक ऐसी स्टेज आती है जिसके बाद कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होने ही लगता है। अब ये होने ही लगता है, ठीक है। यानी जब तुम्हारे पास खाने से ज्यादा अनाज पैदा करने लगोगे, क्या करोगे? फालतू काम करोगे, कहीं बिस्किट बनाओगे, केक बनाओगे। समझ रहे हो? Yes, ma'am. यस मैम। तो कहने की बात यह है कि पहला कंट्री का स्टार्टिंग पॉइंट एग्रीकल्चर सेक्टर है। सबसे पहले जब कोई भी सोसाइटी चल रही होती है तो सबसे पहले वो प्राइमरी एक्टिविटीज ही करती है, और प्राइमरी एक्टिविटी सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी एक्टिविटीज काम करने में लगे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उस वक्त प्राइमरी एक्टिविटीज सबसे बड़ा सेक्टर होता है उस कंट्री में। धीरे धीरे जब प्राइमरी सेक्टर बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो करने के लिए कुछ होता नहीं, यानी एक्सेसिव माइनिंग कर दी। अब तुम्हारे पास ढेर सारा लोहा है, तुम्हारे पास ढेर सारा एल्यूमिनियम है, ढेर सारा तुम्हारे पास हीट है। अब इस सब का करोगे क्या? तो बैठे बैठे लोहे का बना दिया तुमने, कार्ट बना दी, किसी ने साइकिल बना दी, किसी ने मोटरसाइकिल बना दी, वीट का तुम लोगों ने बिस्किट बना दिया, केक बना दिया। तो धीरे धीरे क्या करने लगे, एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ने लगा। तो कंट्री में एक स्टेट के बाद में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने ही लगता है, क्योंकि प्राइमरी के बाद अगला स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कंट्री में, एक टाइम के बाद फिर सर्विसेज बढ़ने लगता है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम सामान बनाओगे उतना ज्यादा तुम्हें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा। समझते हो? तो धीरे धीरे उस कंट्री में हॉस्पिटैलिटी, लॉयर, डॉक्टर, क्योंकि जब तुम्हारे पास प्राइमरी भी हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया, तो बेसिकली तुम लोग रिच हो गए हो, खाते पीते घर से हो गए हो। तब तुम्हारा दिमाग पढ़ने लिखने, साइंटिफिक इन्वेंशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, टीचिंग, लॉयर, इन सब में लगने लगेगा। और एक टाइम के बाद कंट्री में सर्विसेज सेक्टर बढ़ने लगता है। तो ये ग्राफ है जो ऊपर ही जाता है। समझ गए? ये बात मैं तब से कह रही हूँ, तब से 15-20 मिनट से। तो कहने की बात ये है कि प्राइमरी सेक्टर्स के बाद सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद टर्शियरी। ये एक ग्राफ है जो हर कंट्री, हर बढ़ती हुई कंट्री, जो कंट्री लाइक अपनी रेस में आगे चल रही है डेवलपमेंट के, उसके यहाँ पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होता है, और फिर सर्विसेज सेक्टर होता है, और धीरे धीरे एक डेवलपिंग कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो जाती है। समझ गए? Yes, ma'am. मैं हमारे, हाँ बेटा,
प्राइमरी से मैन्युफैक्चरिंग पे तब आए जब प्राइमरी में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया। तो मैम हम मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज किस कंडीशन पर मूव हुए? सर्विसेज से मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज में इसलिए गए क्योंकि जब तुमने मैन्युफैक्चरिंग किया तो तुम्हें उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। तो एक डेवलपमेंट का स्टेज मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या करोगे? फैक्ट्री में थोड़ा ना बैठ रहोगे सामान को लेकर के। यू विल गो डिस्ट्रीब्यूट, यू विल गो एंड यू विल सेल ऑल दीज आइटम्स ना, तो तुम्हें को टर्शरी की जरूरत पड़ेगी। मैं यानी कुल मिलाकर के तब तक तुम्हारी जिंदगी सीमित है, तुम जितना खा पाते हो उतना ही उगा रहे हो और बिस्किट बना के बस घर में ही खा रहे हो, तब तक तुम्हें सर्विसेज की जरूरत नहीं है। तुम प्राइमरी से मैन्युफैक्चरिंग करके घर में ही रह रहे हो। लेकिन तुमने मास प्रोडक्शन करोगे तो बेचोगे ना। ब्रिटिशर्स भी यही करते थे, वो अपने यहाँ मशीन रख के दुनिया भर से कॉटन लाके सामान बनाते थे, तो इंडिया को ही तो वापस बेचने आते थे अपना कपड़ा सस्ता सस्ता। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद सर्विसेज, ट्रेड अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं, इसे सर्विसेज सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये बेसिक है, ये होता ही होता है, मान के ये चलना है कि ये होता ही होता है कि पहले प्राइमरी, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी का डेवलपमेंट होगा, सेकेंडरी के बाद में टर्शरी का डेवलपमेंट होगा। तो एक टाइम के बाद में हर एक कंट्री में प्राइमरी डेवलप होगी, सबसे पहले कोई कंट्री डेवलप हो रही है यानी प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा, फिर सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा और फिर सेकेंडरी से टर्शरी डेवलप होगा। तो हमने पिछले 100 सालों में देखा है कि सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट हो चुका है, डेवलप्ड कंट्री में शिफ्ट हो चुका है। समझ गए? तो इस तरह से, क्योंकि हम आजकल हम बहुत ज्यादा मॉडर्न ईरा में रह रहे हैं, तो आज के टाइम पे सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर हो चुका है। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, No, ma'am. बहुत सारे वर्किंग लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में ही अब एम्प्लॉयड है। यानी एक टाइम ये था कि डेवलप्ड कंट्री में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर करते थे, बट जैसे कि अमेरिका हो गया, एक टाइम पे वीट, यानी जब ब्रिटिशर से पहले का टाइम था तो वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करते थे, यानी बहुत सारे लोग वहाँ एग्रीकल्चर करते थे। फिर धीरे धीरे लोग मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट हो गए और फिर धीरे धीरे लोग सर्विसेज में शिफ्ट हो गए। तो डेवलप्ड कंट्रीज का आजकल का सिनेरियो देखने वाला ये है कि मैक्सिमम जनरेशन जो मैक्सिमम जो लोग हैं वर्किंग फोर्स, वो सर्विस सेक्टर में काम करने लगी है, क्योंकि यही पिरामिड है, ऐसे ही चलता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में ट्रेंड ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि इनिशियली प्राइमरी सेक्टर डेवलप होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है और फिर लास्ट में टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको समझ आ गया? हम आ गया। अब पढ़ाना क्यों जरूरी था ये? क्योंकि ये चीज इंडिया में नहीं हुई है, इसीलिए ये पढ़ाना जरूरी है। तो हमारी कंट्री में एक अजीब सी घटना हुई है। घटना अजीब सी ये हुई है कि हम पहले करते थे एग्रीकल्चर, और हमारी कंट्री में पिरामिड क्या है बेटा? पिरामिड तो ये बोलता है कि सबसे पहले प्राइमरी डेवलप होना चाहिए, जब प्राइमरी डेवलप हो जाए तो सेकेंडरी डेवलप होना चाहिए, और सेकेंडरी को डेवलप होने के बाद में टर्शरी सेक्टर डेवलप होना चाहिए। करेक्ट? Yes, ma'am. हमारी कंट्री में प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ। प्राइमरी सेक्टर जैसा था वैसा ही रहा, यानी प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी तो आया ही नहीं, और हमारा गुल, और हमारा फिर सीधे टर्शरी सेक्टर डेवलप हो गया। ये हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी हमारी कंट्री में सेकेंडरी सेक्टर में उतना डेवलपमेंट हो ही नहीं सका। क्यों नहीं हो सका, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन प्रॉब्लम ये समझ लो, ये फिलहाल के लिए प्रॉब्लम है कि हमारी कंट्री जो है वो सर्विसेज में बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन एग्रीकल्चर में और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में ही गंदा कर रही है, क्योंकि हमारी कंट्री ने नॉर्मल जो पाथ है उसको फॉलो नहीं किया। इसे एबनॉर्मल पाथ कहेंगे, जो इंडिया के लिए पिक्यूलियर है, हमारी ही कंट्री में हुआ है। ये देखने को मिला है कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, अगर हमें डेवलप्ड होना था तो बेसिक आइडिया ये था कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर को बहुत डेवलप होना चाहिए था, और फिर एग्रीकल्चर के बाद में हमारी कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग बहुत डेवलप होना चाहिए था। जैसे वॉचेज हैं, कार है, और जो बड़ी बड़े आइटम्स है मैन्युफैक्चरिंग वाले, वो आज भी डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा अच्छे बनते हैं। हमारी कंट्री में सेलफोन तक कायदे का नहीं बनता, पता होगा तुम लोगों को, है कि नहीं? बहुत सारे कपड़े से लेकर के हर एक ब्रांड हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन हमारी कंट्री का सर्विसेज सेक्टर बहुत बढ़िया है। यानी हम आईटी में, टेलीकॉम में, वेब में, इन सब में काम कर रहे हैं। ये एक एबनॉर्मल पाथ है जो हमने ही चूज किया है, या हमारे साथ ये हो गया। समझ गए? तो अगर कोई कभी पूछे कि इंडियन इकोनॉमी या ये टर्शरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है इंडिया में, तो सिंपल सी एक लाइन है कि हमारे यहाँ सेकेंडरी सेक्टर उतना डेवलप्ड नहीं है जितना डेवलप्ड टर्शरी सेक्टर है। यही समझाया है इस पूरे पिछले 2 पन्ने। ठीक है,
अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर इंडिया, सेवरल डिकेड्स में ये देखा है कि गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में टर्शरी सेक्टर में इंप्रूव हो गए हैं सबसे ज्यादा। 2011-12 में टर्शरी सेक्टर जो है इंडिया में वो लार्जेस्ट है 3 प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स में, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर चलता है इंडिया में। इंपॉर्टेंस कैसे डिस्कस करना है कि in any country several services are required, जैसे hospital, education, post and telegraph, police, court, village, municipal corporation, defense, ये सारी, ठीक है। and in a developing country government has to take responsibility for providing these services, ये सारी services किसी भी countries में होती हैं। development of agriculture and industries leads to the development of other services, जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप होता है वैसे वैसे इंडस्ट्री डेवलप होता है, फिर हमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, गोडाउन, ये सब भी हमें उसके साथ डेवलप करना पड़ता है। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मोर would be the demand of such services. These services are generally provided by the private service providers. As the income level rise, certain section of the people start demanding many more services like eating, tourism. ये सब सर्विसेज के नेम है ऊपर से नीचे तक, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। जितने भी सर्विसेज के नेम पढ़ सकते हो, टूरिज्म, शॉपिंग, हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर, सॉरी, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, टेलीग्राफ, म्युनिसिपैलिटी, जितनी भी सर्विसेज के नाम है वो सब आपको लिखना है कि किस तरह से हमारे यहाँ टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। तुम्हें अगर इन सब ये सब नहीं भी लिखना है, सब काट के अगर केवल इतना ही लिख दोगे कि इन इंडिया tertiary sector's importance is rising because we do not have a developed manufacturing sector. Instead, in India, tertiary sector is more developed. Services like hospitality, tourism, police station, courts, medical treatment, or private schools, professional training institution, tourism, shopping, e-commerce, these and web, these sectors are pretty much developed in India. This shows the importance of tertiary sector in India. Tertiary sectors give nearly 70% contribution to the GDP. और ये आंसर खत्म हो जाए, समझ गए? Do you want me to make you write down? लिख लो, देखो importance of tertiary sector. Important. हेडिंग डालो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, खुद ही लिखवा देती हूँ। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में क्या है? In any developed country, journey of the sectors has been from primary to tertiary, primary to secondary, and from secondary to tertiary. In India, tertiary sector has been tertiary sector has developed much faster than other two sectors. In India, tertiary sector has developed much faster than other two sectors.
contribution of tertiary sector, contribution of tertiary sector, tertiary को T लिख रही हूँ मैं, contribution of tertiary sector is nearly 70% to GDP. Excuse me, मैम मैंने इस वाला जो आंसर था ये जब आप समझा रहे थे तब ये सब फ्लो चार्ट में लिख दिया था। क्या बोल रहे हो बेटा? मैं कह रही हूँ कि ये वाला जो आंसर था जब आप पहले समझा रहे थे तब मैंने सिर्फ फ्लो चार्ट में लिख दिया था। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैम डन। ठीक है, 2 मिनट। अब इसमें टर्शरी सेक्टर्स का एक वो ग्राफ बना दे रही हूँ, उससे सेक्टर को रखना आसान होगा। यानी 670 आई थिंक वुड बी थोड़ा सा ज्यादा, आई थिंक थोड़ा भी चेंज हुआ है हल्का, डू इट 60, गलत होने के चांसेस मैंने बहुत बदलाव है, सनली टीचर बन गया। ठीक है, इतना जब भी कभी सेक्टर्स पे आएगा तो क्वेश्चन यही आ सकता है, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स या कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर द 3 सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। यहीं से शुरू करना है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं वो लिख देना, और उतना डेवलप नहीं है टर्शरी में यही लिखना। ठीक है, हटा दूं? Yes, ma'am. अब टर्शरी में आता क्या है, तो इसके नीचे टर्शरी सेक्टर में क्या आता है वो लिखो, कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें है ट्रांसपोर्ट, सबको पता ही है, फिर है टूरिज्म, पता ही है, फिर इसमें है पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस का मतलब है जो नॉर्मल है, ये मैकेनिक मिल है घर में तुम्हें चाहिए, गराज में प्लम्बर वगैरह, ये सारी भी सर्विसेज ही तो हैं। फिर उसके बाद अगला है मीडिया, मीडिया इज आल्सो सर्विस सेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद बैंकिंग, ये भी सर्विसेज सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में ये ट्रेड, ये इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड है कि नहीं, ट्रेड एंड ई कॉमर्स, ये भी हमारा सर्विसेज सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद टूरिज्म के साथ में हॉस्पिटैलिटी भी ऐड कर लो। तो ये चीजें हैं जिनमें इंडिया बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में इधर ऐड करते हो एजुकेशन सर्विसेज, इसमें भी इंडिया बहुत बढ़िया कर रहा है। सर्विसेज का मतलब बेटा ये है कि हम खुद हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन हम चीजें बना नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल सर्विस, हमारे डॉक्टर बहुत बढ़िया है, इलाज बहुत बढ़िया कर लेंगे, लेकिन मशीनें हमें सारी बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है, समझ रहे हो फंडा? तो मशीन तो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, वो हमारी कंट्री में बढ़िया नहीं होता। जैसे वेंटिलेटर हम खुद नहीं बनाते, वेंटिलेटर हम यूएस से इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत बढ़िया है। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? कि हमारी कंट्री में लोग पढ़े लिख ज्यादा गए हैं तो हमारा सर्विसेज सेक्टर अचानक से बहुत बढ़िया बन गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए, कि पहले हमें बहुत बढ़िया प्राइमरी डेवलप करना चाहिए था, फिर सेकेंडरी में बहुत सारे प्लांट वाला ढेर सारी मशीनरी और हमें सामान खुद बनाना चाहिए था कंट्री में, और थर्ड स्टेप हमारा ये आता कि हमें फिर टर्शरी में आगे बढ़ना चाहिए था। तो बोलोगे कि मैम इसमें बुरी बात क्या है, अगर हम टर्शरी में आगे बढ़ गए तब भी हम इतना पैसा कमा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है बेटा कि टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज का काम है, एक इंसान 10 इंसान का काम एक इंसान कर सकता है। यानी पूरे एनसीआर में एक से एक बड़े हद से एक या 2 बड़ा हार्ट सर्जन होगा, करेक्ट? पूरे एनसीआर के जितने पेशेंट है उसका इलाज वही हार्ट सर्जन करेगा। छोटी सिटीज में भी यही होता है, किसी चीज का एक बड़ा डॉक्टर होता है। यानी सर्विसेज एक ऐसी चीज है जिसमें कि 10-15 लोगों का काम एक इंसान कर सकता है। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाता टर्शरी सेक्टर, समझ गए? पैसा तो जनरेट कर देगा
यानी हो सकता है कि एक ही डॉक्टर पूरे एनसीआर में फेमस हो लेकिन उसका टर्नओवर अरबों में हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक डॉक्टर का काम 10 कंपाउंडर कर लेंगे क्या, नहीं। तो टर्शरी जो सेक्टर है वो हाई प्रोफाइल सेक्टर है, उसमें एक्सपर्टीज चाहिए होती है, तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के वो नहीं होता है चांसेस। तो अब यहाँ फंस गए, फंस ये गए कि पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन क्या जॉब दे पा रहे हैं। अरे सुन पा रहे हो? Yes, ma'am. तो पैसा तो कमा रहे हैं क्या, लेकिन जॉब दे पा रहे हैं हम लोग? No. जॉब नहीं दे पा रहे ना, क्योंकि जॉब जो जो सेक्टर देता है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी जो कारखाने हैं वहां पे जॉब मिलती है लोगों को। हमारे पास कोई कारखाना, हम ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग तो करते नहीं है, हम करते हैं सर्विसेज वाला काम, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इनमें ऑप्शन कम है जॉब देने की। फॉर एग्जाम्पल आप आईटी को ही ले लो, आईटी में एक इंसान की सैलरी कितनी ज्यादा दे रहे हैं आईटी वाले, कंपनीज में एम्प्लॉयज लिमिटेड है। तो सर्विसेज सेक्टर पैसे जनरेट करती है बट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकती है, और इसीलिए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा डेवलप्ड नहीं है। जिसने ये बात समझ ली उसको पूरा चैप्टर समझ आ गया। घूम फिर के वो एक ही चीज पूछेंगे। तो अगर पूछेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कहाँ ध्यान देना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, समझ गए। और इसीलिए मोदी जी ने बहुत बड़ा सा स्कीम चलाया था अपना स्किल इंडिया मैन, मेक इन इंडिया, नाम सुना है कभी? मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हालत खस्ता है, हमें ढंग की कार भी नहीं बना पाते हैं, टाटा का जैगुआर का कोई नहीं करेगा करेगा, समझ गया। लेकिन जो एमएनसीज है उन्होंने तो अपने प्लांट बाहर भी लगा रखे हैं, कुछ इंडिया में भी लगा रखे हैं, बट हम ढंग का टेलीफोन, ढंग का कार, ढंग की बेडशीट, ढंग के कपड़े तक नहीं बनाते हैं। अभी भी लेवाइस जा रहा है, ये सब हम खरीदते रहते हैं और वही पहनते हैं, करेक्ट। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अप टू डेट नहीं है, बढ़िया नहीं चल रहा है, इसीलिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब जनरेट नहीं कर रहा है। और प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, यही दो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, समझ गए। तो जितने ज्यादा ये डेवलप्ड होंगे उतना कम एम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा उस कंट्री में। यही रीजन है कि हमारी कंट्री पैसा तो जनरेट कर रही है, हमारी कंट्री का ग्रोथ भी बढ़िया है, ऑलमोस्ट 6-7% है, उतना वर्ल्ड की कोई डेवलप कंट्री ग्रोथ नहीं करती है पर ईयर, लेकिन हमारी कंट्री में फिर भी जॉबलेस ग्रोथ है, हमारे यहाँ पैसे नहीं जनरेट होते, हमारे यहाँ जॉब्स नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग घटिया है। आगे 2 पन्ने में भी यही बात पढ़ने वाले हो, ठीक है, और यही बात स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो, यानी इस पूरे चैप्टर में केवल यही पॉइंट पढ़ना है कि कंट्री में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशिंग। सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी से जो भी रॉ मटेरियल निकला उसका कोई सामान बना दिया तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, लैपटॉप, डेस्कटॉप, बेड, सोफा, टीवी, अलमारी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये सब नहीं बनाते हैं, पर हम बाकी कंट्री से कंपेरिजन में बहुत कम बनाते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ जॉब्स नहीं जनरेट होती। अगला है टर्शरी सेक्टर, जिसमें आता है ट्रेड, ई कॉमर्स, बैंकिंग, मीडिया, मेडिकल, डॉक्टर, लॉयर, टीचर। ये सबसे ज्यादा बेस्ट है हमारी कंट्रीज में, इसीलिए हम टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पैसा जनरेट होता है। इतनी सी बात जिसको आ गई, हम आ गए। पक्का। चलो फिर भाई, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या समझ आएगा। ये समझना बहुत जरूरी है, अब कुछ नहीं है, बस आगे लिखा ही हुआ है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, बताओ। उसके पहले क्वेश्चन ये है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। क्या लगता है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर दे रहा है? प्राइमरी। प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर अभी भी इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, हाफ ऑफ द वर्क फोर्स प्राइमरी सेक्टर में ही है, ठीक है। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि एनफ जॉब्स आर नॉट क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, समझ गए। टर्शरी तो जॉब देता ही कम है क्योंकि उसमें हाई प्रोफाइल सक्सेस ज्यादा है, टर्शरी इतना जॉब जनरेटिंग सेक्टर नहीं है, मनी जनरेटिंग सेक्टर है। जैसे शेयर मार्केट हो गया, शेयर मार्केट किसे जॉब देता है? किसी को नहीं। लेकिन घर बैठे आपने कहीं शेयर में पैसा लगा दिया, उसको वो पैसा अचानक 5 गुना हो गया तो कंट्री की जीडीपी में तो काउंट हो ही जाएगा, समझ रहे हो। तो टर्शरी सेक्टर ऐसा है जो मनी जनरेटिंग सेक्टर है बट जॉब जनरेटिंग उतना नहीं है, और सेकेंडरी जॉब जनरेट कर नहीं रहा है। तो हमारे यहाँ लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक किसान है, उसके 5 बेटे हैं, लेकिन कोई भी बेटा इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं कि फेसबुक, अमेजोन उसे नौकरी दे दे, और कहीं कारखाना है नहीं कि किसान का बेटा जाके किसी कारखाने में काम कर ले, समझ गए।
तो किसान के बेटे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो घर पर ही बैठा हुआ है और वो किसान के पास 2 बीघा ही जमीन है, यानी वो 2 बीघा जमीन में किसान अकेला काम करेगा तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसके 5 बच्चे घर पे बैठे हुए क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं। समझ गए? और हम इसको क्या कह रहे हैं कि इस लैंड पे 5 लोग काम कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट। तो यानी कि 2 चीजें एक साथ हो रही हैं, हमारे पास जॉब देने के लिए नहीं है, इसीलिए सब लोग अपने गांव में बैठ के खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती में इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है। खेती में 10% लोगों की जरूरत होगी, लेकिन 50% लोग खेती करने पहुंच गए हैं। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में है? एग्रीकल्चर में, हाँ या ना? बट सारे लोग एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, और इसका रीजन ये है क्योंकि बहुत ज्यादा जॉब सेकेंडरी और टर्शरी में नहीं आ रही है, वो जनरेट ही नहीं कर रहे हैं जॉब को। समझ गए? Production in the secondary sector had increased more than 9 times over the years, but employment in this sector rose only by 3. समझ गए? कहने का मतलब ये है कि सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन तो 9 गुना बढ़ गया है जब से होने लगा है प्रोडक्शन, लेकिन इस सेक्टर में जॉब अभी तक केवल 3 गुना ही आई है। प्रोडक्शन टर्शरी सेक्टर में 14 टाइम्स बढ़ गया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में 5 गुना ही आया है। ये 2 डेटा है, इनको लिख लेना है, ठीक है? कि ये इससे आपको समझ में आएगा कि प्राइमरी सेक्टर हमारी कंट्रीब्यूशन जीडीपी का केवल 25% ही करता है, और एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिमेनिंग हाफ पॉपुलेशन इज 25%। ठीक है, 25% ज्यादा हो गया, दिस इज 18 to 20%, इतना ही है। ठीक है, 20% के आसपास ले लेना। तो यानी कि हमारी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर 20% के आसपास, अब थोड़ा बढ़ गया क्योंकि सर्विसेज का 10 सेक्टर हमने कम कर लिया है, तो 20% के आसपास हमारा हो जाएगा एग्री प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। 20% 25% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है, और 50 to 60 हमारा मैन्युफैक्चरिंग वो टर्शरी का कंट्रीब्यूशन है। समझ गए? तो दोनों का 20-20 लिख देना, 20 एग्रीकल्चर का 20 लिख दो, मैन्युफैक्चरिंग का 25 लिख दो, और जो बच गया उसको सर्विसेज में डाल दो। ठीक है, तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का ही है। इसी को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? वर्कर जितना काम कर सकता है उससे कम काम वो कर रहा है। समझ गए? सेम ही चीज तो मतलब है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट सेम ही है। समझ गए? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि एक आ जा नहीं पाएगी। एक सेकंड, कहने का मतलब ये है, डिस्गाइज का मतलब ये है कि ये जमीन है, इसमें एक आदमी काम करना चाहिए, लेकिन 5-6 लोग कर रहे हैं, तो 5 लोग डिस्गाइज कर रहे हैं, करेक्ट, की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर 6 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो एक आदमी 1/6 काम ही तो कर रहा है। एक आदमी एक काम कर सकता है लेकिन 1/6 कर रहा है, यही तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। समझ गए? ये वही बात है कि एक लोग खाना बना सकते हैं, 6 लोग खड़े हैं किचन में, सब लोग एक एक रोटी बना रहे हैं। अरे एक आदमी बना सकता है 6 रोटी, लेकिन 6 लोग एक एक रोटी बना रहे हैं, तो 6 लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जितना काम वो कर सकते हैं उससे कम काम कर रहे हैं। समझ गए? दोनों सेम ही चीज है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का रिजल्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर एक ही काम जो एक इंसान को करना चाहिए उसे 10 लोग करेंगे तो 10 लोग कम काम करेंगे, ऑब्वियस है। ठीक है, आगे तो ये समझ में आ गया, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब तुम से हमेशा ये पूछा जाएगा कि फिर हम और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें, बताओ। ये तुम लोग को टफ लग रहा है क्या ये चैप्टर? प्रथम चैप्टर टफ लग रहा है? हम नॉर्मल, हम ओके ओके लग रहा है, इतना भी। शिवांग टफ लग रहा है? हम नॉर्मल ही लग रहा है। बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो। चलो रुश्रुति बताओ, मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें? मैम हम फार्मर्स को मतलब कि प्राइमरी सेक्टर में हम फार्मर्स को अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दे सकते हैं। ओके,
मैम और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज भी आएंगी तो फिर उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। ओके, अगर मैं ये सब काट दूं तो क्या क्या लगेगा, क्या होना चाहिए आंसर? क्या पढ़ा है सेकेंडरी अभी तक, उससे सेक्टर क्या को पता चला? बढ़ा हाँ बोलो मान्य। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंसेंटिव्स देकर बूस्ट करने की कोशिश की जाए ताकि एग्रीकल्चर से लोग मैन्युफैक्चरिंग में आए एंड दोनों सेक्टर ज्यादा अच्छे से काम कर पाए। करेक्ट, जो पढ़ा है उस पे भरोसा रखो ना यार। ये सारी चीजें वही लिखी हुई है जो हमने पढ़ा है, बस उन्होंने थोड़ा टुकड़े टुकड़े में लिख दिया है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब बेसिक रीजन ये है कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, नहीं एग्रीकल्चर में। वहां पे उतने लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पास जॉब ही नहीं तो वो कहाँ काम करें। तो वी कैन क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। करंटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर नहीं रहा है इंडिया में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लोन दोगे तभी तो जनरेट करेगा, उसके पास पैसा नहीं है तभी तो वो नहीं इंडस्ट्रीज खोल पा रहे हैं। करेक्ट। तो अगर स्मॉल जो फार्मर्स हैं या बाकी जो बिजनेसमैन है उनको अगर वो बैंक्स टाइम पर लोन देंगे, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे, तो वो भी छोटे मोटे कारखाने खोलेंगे और लोगों को काम कर देंगे। करेक्ट। तो बैंक को लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरा है कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है तो वो सामान जब बनेगा तो उसको बेचने भी जाना पड़ेगा, तो बेटर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्टोरेज फैसिलिटी बनानी पड़ेगी ताकि सामान को आप स्टोर कर सकें, रोड बनानी पड़ेगी, सड़कें बनानी पड़ेंगी। करेक्ट। उसके अलावा जो गवर्नमेंट होगी, क्या उसको जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट नहीं करना पड़ेगा? जो इंडस्ट्रीज, तभी तो वो इंडस्ट्रीज बड़ी होंगी, तभी तो वो जॉब जनरेट करेंगी। तो गवर्नमेंट को ऐसी इंडस्ट्रीज को लोकेट करना चाहिए जो कि एरिया में, अर्बन एरिया या सेमी अर्बन एरिया में पाई जाती है, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। कुल मिलाकर के हमें अपनी हमें फैक्ट्रीज खोलनी पड़ेगी। बताओ हम अपनी फैक्ट्रीज कैसे खोल सकते हैं? हमारी फैक्ट्री को जब लोन मिले, लैंड, कैपिटल, कॉस्ट, ह्यूमन, पढ़ा था ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम 9th में पालमपुर चैप्टर में, तो हम एम्प्लॉयमेंट तभी जनरेट कर सकते हैं जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, क्योंकि अभी हम सर्विसेज में काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनाते हैं, सर्विसेज कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने कारखाने खोलने पड़ेंगे। उसके लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। ये सारी चीजें लिखो ना इसमें, समझ रहे हो? यस मैम। तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए पहली चीज हमें ये करनी पड़ेगी कि वी शुड बी प्रोवाइडिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क। फिर हमें क्रेडिट फार्मर्स को पैसे देने पड़ेंगे फैक्ट्रीज खोलने के लिए। गवर्नमेंट को जो इंडस्ट्रीज है उन्हें लोकेट करना पड़ेगा, गांव वाले इलाके में वो हैं, कहाँ पर है, उनको लोन देना पड़ेगा ताकि वो जॉब जनरेट कर सकें। उसके अलावा इतना सब करने के बाद में हमें हेल्थ और एजुकेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो लोग वर्कर काम कर रहे हैं उनके हेल्थ में कोई दिक्कत आती है इस वजह से, क्योंकि वर्कर फिर महीने महीने भर की छुट्टी करते हैं, तो हमें हेल्थ, ताकि जिस भी फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं वहां पर सफाई रहे, उनका हेल्थ ठीक रहे, हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा हमें उनके एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि उतने स्किल हो जाए कि वो ताकि फैक्ट्रीज में काम कर सकें। फिर हमें टूरिज्म, उसके अलावा टेक्सटाइल, क्राफ्ट, 2-3 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनमें इंडिया अभी पीछे है, इनके नाम लिखना है। इन सब में हमें और ज्यादा पैसा देना चाहिए। टूरिज्म, इंडिया में कितनी सारी जगह घूमने के लिए, लेकिन लोग हमेशा यूरोप, यूएस, इन जगहों घूमने जाते हैं क्योंकि ये ज्यादा फेमस है। तो हमें टूरिज्म पे काम करना चाहिए। तो इस तरह की चीजें लिखो, उससे हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। उसके अलावा मनरेगा तो कभी भूलना ही नहीं है, मनरेगा तो ऑल टाइम है। मनरेगा एक्ट इसीलिए बनाया गया था क्योंकि राइट टू वर्क के लिए एक्ट बनाया गया था कि सबको काम करने का अधिकार होना चाहिए। इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो 100 डेज का काम देती है, यानी 100 दिन का काम आपको देगी अगर आप अनएम्प्लॉय बैठे हुए। ठीक है, चलो ये चीज लिख लो, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। लिखने के बाद हम गेम खेल सकते हैं। क्या? मैम ये लिखने के बाद हम गेम खेल सकते हैं। टाइम का अच्छा बेटा, गेम खेलेंगे लेकिन खेल लेना कोई दिक्कत नहीं। तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, इसमें अभी तक बेटा कोई सेक्टर्स नहीं आए। 3 बड़े क्वेश्चन है। पहला है सेक्टर्स का क्वेश्चन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल तुम्हें इन सेक्टर्स को डिस्क्राइब करना और एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कंपेयर सेक्टर के, तीनों सेक्टर में कौन सा सेक्टर ज्यादा बढ़िया है।
सबको पता है कि सर्विसेज से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, नियरली 60%। तो फिर क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और जो मैन्युफैक्चरिंग है ये हमारा नॉन सेटिस्फैक्टरी है। ये एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग ये हमारे अनसेटिस्फैक्टरी हैं, यानी ये काम नहीं कर रहे हैं बढ़िया से। तो हमें फिर करना क्या चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहिए। तो हमें करना, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने से क्या होगा, दो चीजें होंगी, डेवलपमेंट और बढ़िया होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बनेगा। तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का तरीका क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का तरीका ये है कि मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करने का तरीका क्या है, स्मॉल स्केल जितनी भी फैक्ट्रीज उनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तो प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसा नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता। स्मॉल स्केल फैक्ट्री ज्यादा, जो कल कारखाने जिन्हें बोलते हैं, जिनसे हाथ से काम होता है, ये ज्यादा जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल स्केल एक्टिविटी पे फोकस करना पड़ेगा, क्रेडिट फैसिलिटी पे फोकस करना पड़ेगा, यानी कि लोन वगैरह दे गवर्नमेंट ताकि लोग अपने कारखाने वगैरह खोल सकें, ठीक है, इजी लोन्स, ठीक है, ये देना पड़ेगा। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा, स्टोरेज देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको मार्केट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सारे पॉइंट्स है, लिखो। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, क्रेडिट हो गया, फैक्ट्री। उसके बाद आपको टूरिज्म पे फोकस करना पड़ेगा, टूरिज्म पे फोकस करो, क्राफ्ट इंडस्ट्री पे फोकस करो, टेक्सटाइल पे फोकस करो। यहाँ इन सारी जगह जनरेट जॉब, उन कुल मिलाकर के ये क्यों कर रहे हैं, ये उन सेक्टर्स को लोकेट कर रहे हैं जहां पर जॉब जनरेट करने के चांसेस ज्यादा है। टूरिज्म में बहुत स्कोप है अभी, क्राफ्ट में भी, क्योंकि इंडिया क्राफ्ट में बहुत पीछे है। हम लोग हाथ से केवल हॉबी की तरह क्राफ्ट को करते हैं, क्राफ्ट की इंडस्ट्री उतनी फेमस नहीं है। ट्राइबल लोग हैं वो इतना ज्यादा क्राफ्ट का प्रोडक्ट बनाते हैं, वर्ल्ड फेमस हो सकता है, लेकिन अभी भी वो लोग का सामान कोई खरीदता नहीं, क्योंकि हमने इतना एडवर्टीजमेंट ही नहीं किया उनका। उसी तरह टेक्सटाइल है, यानी कपड़े वगैरह बनाने, क्योंकि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, पड़ोसी है हमारा, लेकिन हम उससे पीछे कपड़े बनाने, जरा सी वो कंट्री है। तो टेक्सटाइल पे हमें फोकस करना चाहिए। फिर इतना सब हो गया, उसके बाद में हमको इसके अलावा मनरेगा तो है ही, मनरेगा का बेटर इम्प्लीमेंटेशन, यानी 100 डेज का जो रोजगार दिया जाता है उसको हमेशा दिया जाना चाहिए। बहुत बार मनरेगा में काम नहीं दिया जाता है, ये चल तो रही है, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये चल तो रहा है, 2005 से चल रहा है, लेकिन ये काम कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, तो इसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसके अलावा हेल्थ पे और एजुकेशन पे फोकस हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हेल्थ बढ़िया और एजुकेशन बढ़िया नहीं रहेगी तो फिर वर्कर्स का स्किल हो ही नहीं पाएंगे वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है वो है स्किल डेवलपमेंट, यानी जिनको लोगों को आपको जॉब देना है उनका ट्रेनिंग वगैरह करवाओ। जब ट्रेनिंग करवाओगे तभी तो उन्हें जॉब मिलेगी, कंप्यूटर की ट्रेनिंग कराओ, वोकेशनल ट्रेनिंग कराओ, इंग्लिश वगैरह बोल ले, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाए उन लोगों का। तो रियल ग्राउंड तरीके से सोल्यूशन को सोचा करो, रटने का मत सोचा करो। इनमें से ऐसा कोई भी पॉइंट है जो रटने वाला है, कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ये और दो सेम ही है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। 6 पॉइंट्स हो गए, समझ आ गए? यस मैम। यस मैम। लिख लो फटाफट कि क्या हमें करना चाहिए जॉब जनरेट करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज परफॉर्मिंग पुअर इन इंडिया, देयर आर लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इन दिस सेक्टर, हाउ डू वी जनरेट एम्प्लॉयमेंट, लिखना शुरू करो वहीं से कहानी। दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज हैविंग डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, more than required workforce is working in agriculture, it is generating only 20% to the GDP, ठीक है। मैम मैं 1 मिनट से डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। we should focus on the manufacturing sector। क्या कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, we should focus on tourism, craft, textile, we should focus on a small scale factory, ठीक है। गवर्नमेंट को लोकेट करने चाहिए ऐसे एरियाज जहाँ पर ये फैक्ट्रीज लग सकती है स्मॉल स्केल, यानी गवर्नमेंट को बेसिकली करना क्या चाहिए, गवर्नमेंट पूरी कंट्री का मैप बनाए और देखे कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर बायर्स यानी खरीदने वाले लोग ज्यादा है और वहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं है। अगर वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है तो गवर्नमेंट वहाँ पे एक छोटी फैक्ट्री लगा दे, उस फैक्ट्री आसपास के लोगों को रोजगार देगी, लोग उस फैक्ट्री में काम करने लगेंगे, फिर वो फैक्ट्री सामान जनरेट करेगी और आसपास में कोई फैक्ट्री है नहीं, मार्केट नहीं है, तो आराम से वो सामान बिकेगा भी। इतना ही करना है और उस सबके लिए ये काम है। तो अगर गवर्नमेंट फैक्ट्री लगाएगी तो सबसे पहले गवर्नमेंट को एरिया लोकेट करना चाहिए जहाँ पे फैक्ट्री लगाए, फिर उसको लोन देना चाहिए ताकि वो आदमी, गवर्नमेंट जब लोन देगी तभी तो बैंक लोन देगी, तभी तो फैक्ट्री लगेगी। फिर गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट स्टोरेज वगैरह का इंतजाम कर देना चाहिए कि जो सामान बनेगा वो कहाँ स्टोर होगा, कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा,
फिर उसके अलावा जो आसपास का एरिया वहाँ टूरिज्म, क्राफ्ट, टेक्सटाइल, इन सबको डेवलप कर दूँ। जो भी वर्कर वहाँ पे काम करेंगे उनका स्किल डेवलपमेंट कर दूँ। समझ गए बेटा? तभी तो वो काम कर पाएंगे, वरना वर्कर हर रोज मशीन में हाथ कटवा लेगा। समझ पा रहे हो? यस मैम। बोलते बोलते गला घुस गया मेरा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इतना डिटेल में समझा दिया है इसको। इससे एमसीक्यूज बनेंगे कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि इसमें फैक्चुअल कोई एमसीक्यू नहीं है, तो ध्यान से इसको देना है। नेक्स्ट क्लास में भी ये चैप्टर खत्म हो पाएगा, क्योंकि आज लंबा हो गया है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ये सब करने का जरूरत नहीं है, जो फ्लो चार्ट में किया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, इसमें कुछ नहीं, लेकिन नेक्स्ट में करेंगे। और एसएचजी बचा होगा, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, नीड फॉर पब्लिक सेक्टर, ठीक है, इसको नेक्स्ट में करेंगे। तो अभी तक हम 3-4 चीजें कर चुके हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स की हालत क्या है एक्चुअल इंडिया में, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर होता क्या है, और थर्ड क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am.